नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्यिक कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे भारतीय आर्य भाषाओं को। पिछली वीडियो में हमने भारोपीय परिवार की भाषाओं को पढ़ लिया था, तो आज हम भारतीय आर्य भाषाओं को पढ़ेंगे। आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो हिंदी विषय से, तो आप देखेंगे कि आपके सिलेबस में भारतीय आर्य भाषाओं को पढ़ना है, जिसमें आपको प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा एवं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को पढ़ने को कहा गया है। तो उसी सभी पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए आज हम पढ़ेंगे भारतीय आर्य भाषाओं को। तो भारतीय आर्य भाषा समूह को कालक्रम की दृष्टि से निम्न वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं इनको काल क्रम के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, क्योंकि इसका समय क्रम जो है, समय काल जो है वो परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इसकी समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है। तो जैसे है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसको हम देखेंगे 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक इसका समय काल माना गया है, किसका? प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का। वही मध्यकालीन आर्य भाषा, इनका 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, तथा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 से अब तक। तो ये इन तीनों का क्या है? क्रम है। ये क्रम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आगे पीछे इन क्रमों को दे दिया जाता है और आपको सटीक चयन करना पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की जो समय सीमा है वो 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। वहीं मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, तथा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं 1000 से अब तक मानी जा रही हैं। अब हम देखेंगे ये जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं इसमें कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं। तो इसमें वैदिक संस्कृत आता है तथा लौकिक संस्कृत आता है। हम लौकिक संस्कृत को केवल संस्कृत के नाम से भी समझ सकते हैं। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत ही कौन कौन से संस्कृत आए? वैदिक संस्कृत, जो कि वेद, पुराण, उपनिषद इन सब की भाषा थी। वही संस्कृत अथवा लौकिक संस्कृत, लौकिक अर्थात कहने से आप समझ पा रहे होंगे कि लोक में जो संस्कृत प्रचलित थी, लोक में जो समाज में जो संस्कृत बोली जाती थी उसे हम लौकिक संस्कृत कहते हैं। तो दो प्रकार की भाषाएं, संस्कृत की ही देखिए दो प्रकार की भाषाएं प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में देखने को मिलती है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। दूसरा हम देखेंगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिनका समय क्या है? 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। इसमें मुख्यतः 3 जो भेद है वो है पाली, जिसे हम प्रथम प्राकृत कहते हैं, या कह सकते हैं हम प्राकृत भाषा की पूर्वावस्था। दूसरा है प्राकृत, जिसको हम द्वितीय प्राकृत के नाम से कहते हैं। तीसरा है अपभ्रंश, इसको हम तृतीय प्राकृत के नाम से जानते हैं। अपभ्रंश देखिए, प्राकृत ही जब और प्राकृत भाषा का विकास होने लगता है तो वो अपभ्रंश बन जाती है। वहीं अभी प्राकृत की पूर्व अवस्था हमने पढ़ा पाली, और मुख्य अवस्था प्राकृत का, और तीसरा क्या है? जब ये और अधिक विकसित हो गई प्राकृत तो अपभ्रंश अवस्था। अब इन अवस्थाओं का जो समय काल है वो हम देखेंगे पाली का 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक, प्राकृत का 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और अपभ्रंश का 500 से 1000 ईस्वी तक। इन ईस्वी सन को जरूर अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इनको क्रम में पूछा जाता है। तो पाली का क्या हुआ? 500 से 1 ईस्वी, प्राकृत का 1 से पुनः 500 ईस्वी तक, और अपभ्रंश का 500 से 1000 ईस्वी तक माना गया है इसका समय काल। आगे हम देखेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को, जिसकी समय सीमा मानी गई है 1000 से अब तक, अर्थात अब तक की जो भाषा चल रही है वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं। अब इन तीनों को हम अलग अलग रूप से विस्तार में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। इनमें भी देखिए जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, केवल मैं उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करूंगी, बाकी विषय को आप वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में कौन सी संस्कृत आती है? वैदिक संस्कृत, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 प्रकार की भाषाएं हैं, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत, जैसा कि आपने भी पढ़ा। तो हम सबसे पहले वैदिक संस्कृत को देखेंगे। वैदिक संस्कृत को वैदिकी, वैदिक, छंदस या छांदस आदि नामों से भी जाना जाता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि वैदिक संस्कृत क्या है, इसके अन्य नाम है वैदिकी, वैदिक, छंदस तथा छांदस। वैदिक साहित्य को 3 विभागों में बांटा गया है, और ये 3 विभाग कौन कौन से हैं वैदिक साहित्य के? तो संहिता, ब्राह्मण एवं
उपनिषद। इन 3 भागों में संहिता, ब्राह्मण एवं उपनिषद में वैदिक साहित्य को बांटा गया है। तो मुख्यतः आपको इन तीनों का नाम याद रखना है। ये याद रखना है कि वैदिक साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है और साथ साथ वैदिक संस्कृत को वैदिकी, वैदिक छंदस या छांदस कहा जाता है, क्योंकि प्रश्न इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि वैदिक संस्कृत को और इनमें से किस नाम से पुकारा जाता है। तो ऑप्शन में दिए रहेंगे, आपको इसका सही उत्तर देना पड़ेगा। आगे हम देखेंगे जो मुख्य है इसमें, जैसे ऋग जो शब्द है, संहिता में ऋग्वेद, सामवेद ये सब कुछ आते हैं। तो ये जो ऋग शब्द है, ऋग शब्द का अर्थ होता है स्तुति करना। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,580 ऋचाएँ हैं। ये मुख्यतः आपको 2-3 बिंदु याद रखने हैं। हम आगे देखेंगे। आगे हम बात करेंगे उपनिषदों की। ये उपनिषद जो है, इनकी संख्या कुल 108 बताई गई है, लेकिन मुख्यतः 12 उपनिषदों को ही मुख्य माना गया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। वैसे तो संख्या इसकी 108 बताई जाती है, लेकिन मुख्य जो उपनिषद हैं वो हमारे 12 उपनिषद हैं मुख्य रूप से। तो ये कुछ वैदिक संस्कृत में और वैदिक साहित्य में आपको जानना जरूरी है। आगे हम देखेंगे वैदिक संस्कृत में जो मुख्यतः ध्वनियाँ पूछी जाती है परीक्षाओं में। तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी आदि प्रभृति विद्वानों ने वैदिक जो ध्वनियाँ हैं उसकी संख्या कितनी बताई है? 52। ये अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में बस ध्वनियाँ पूछी जाती, इनकी संख्या पूछी जाती है। तो कुल ध्वनियों की संख्या, वैदिक ध्वनियों की संख्या कुल कितनी है? 52 है, जिसमें से 13 स्वर है तथा 39 व्यंजन है। वहीं बात करें डॉक्टर हरदेव बाहरी ने वैदिक स्वरों की संख्या कितनी बताई है? 14 बताई है। बाकी सभी जो विद्वान हैं वो कुल मिला के 13 बताते हैं स्वरों की संख्या वैदिक संस्कृत में, और व्यंजनों की संख्या 39, और कुल मिला के 39 तथा 13 52 ध्वनियों की संख्या बताई गई है वैदिक ध्वनियों की। बस याद रखना है कि हरदेव बाहरी इससे अलग मानते हैं, उन्होंने स्वरों की संख्या वैदिक में 14 बताई है। ठीक है, हम आगे चलेंगे। इसी आधार पर देखिए मूल स्वर तथा संयुक्त स्वरों की संख्या तथा उन स्वरों को यहाँ बताया गया है जो कि वैदिक स्वर माने जाते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे हिंदी में देवनागरी लिपि में, चूंकि संस्कृत और हिंदी दोनों की लिपि देवनागरी ही है, तो इसमें भी जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इस प्रकार स्थान जो है उच्चारण के स्थान दिए हुए हैं, उसी प्रकार जैसे कि हिंदी में होते हैं। तो आप चाहे तो इसे एक बार वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। हम आगे चलेंगे। आगे हम वैदिक संस्कृत की कुछ मूल विशेषताओं को पढ़ेंगे, जैसे कि वैदिक संस्कृत क्या है? श्लिष्ट योगात्मक होती है। तो श्लिष्ट योगात्मक ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिले हैं कि वैदिक संस्कृत कैसी होती है, तो श्लिष्ट योगात्मक होती है। वहीं बात करें तो वैदिक संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, 3 वचन होते हैं, 3 वाच्य होते हैं तथा 8 विभक्तियाँ होती हैं। 3 लिंग में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसक लिंग होते हैं। 3 वचन में एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन होते हैं। वहीं 3 वाच्य में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य होते हैं तथा 8 विभक्तियां होती है, जैसे कि हमारे हिंदी में भी है। अगली विशेषता जो कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने बताई है, जो कि भाषा वैज्ञानिक है, बहुत बड़े विद्वान है। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार जो वैदिक संस्कृत है उसमें केवल तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि एवं द्वंद्व ये 4 ही समास मिलते हैं। ऐसा कौन मानते हैं? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी। इनका भाषा विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है व्याकरण की। तो इनके अनुसार 4 समास है वैदिक संस्कृत में। कौन कौन से? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि एवं द्वंद्व। तो इस प्रकार कुल मिलाकर ये वैदिक संस्कृत की कुछ मूल विशेषताएं थी। अब वैदिक संस्कृत के बाद हम पढ़ेंगे लौकिक संस्कृत के बारे में। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का वह रूप जिसका पाणिनि, आपने सुना ही होगा पाणिनि का नाम, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की थी। तो भारतीय प्राचीन जो आर्य भाषा है उसका जो रूप पाणिनि ने अष्टाध्यायी में विवेचित किया था, वही लौकिक संस्कृत कहलाता है। तो लौकिक संस्कृत के बारे में पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में लिखा है, बताया है इसके बारे में। सबसे बड़ा अंतर वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में ये है कि लौकिक संस्कृत में कुल 48 ध्वनियां हैं। वैदिक संस्कृत की यदि 4 ध्वनियों को हटा दिया जाए तब ये जो शेष ध्वनियां बचती हैं यही लौकिक संस्कृत कहलाती है। तो लौकिक संस्कृत में कुल 48 ध्वनियां हैं और वैदिक संस्कृत में कुल 52 ध्वनियां हैं। यही इन दोनों का सबसे बड़ा अंतर है। आगे हम देखेंगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं को, जिसमें
तीन भाषाएं आती हैं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। कि जो पाली भाषा है इसको प्रथम प्राकृत के नाम से भी जाना जाता है, या कह सकते हैं हम प्राकृत की प्रारंभिक अवस्था ही पाली भाषा के नाम से जानी जाती है। पाली का जो अर्थ है वो होता है बुद्ध वचन। क्या होता है? बुद्ध वचन होता है पाली का अर्थ। पाली में ही त्रिपिटक ग्रंथों की रचना हुई है। ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में कि किस भाषा में त्रिपिटक ग्रंथों की रचना हुई है, तो पाली भाषा में त्रिपिटक ग्रंथों की रचना हुई है। ये जो त्रिपिटकों की संख्या है वो मुख्यतः कितनी होती है? वो मूलतः 3 होती है संख्या में, सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक। ये 3 महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। 3 त्रिपिटक है, कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। और इन सबकी भाषा क्या है? पाली भाषा है। पाली भारत की प्रथम देश भाषा कही जाती है, मानी जाती है। तो कौन सी प्रथम देश भाषा है भारत की? तो पाली भाषा है, जिसको हम कह सकते हैं कि प्राकृत की प्रारंभिक अवस्था या पूर्व अवस्था। सुत्त पिटक की बात करें तो इसमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया है। इस पिटक के अंतर्गत 5 निकाय हैं, जिसमें देखिए खुद्दस निकाय, ठीक है, इसके अंतर्गत आता है। और 15 ग्रंथ भी इसमें माने जाते हैं खुद्दस निकाय में, जिसमें थेर गाथा या थेरी गाथा ये कभी कभी परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो कुछ कुछ नामों से आपको परिचित होना ज़रूरी है, जैसे कि खुद्दस निकाय, थेर गाथा या थेरी गाथा, ये सब कुछ पिटक के अंतर्गत आता है, सुत्त पिटक के अंतर्गत। और इन दोनों की जो भाषा है वो भाषा भी क्या है? पाली भाषा है। दूसरा जो पिटक है वो है विनय पिटक, जो कि संघ संचालन को नियमित करने के लिए इसकी रचना की गई थी। तीसरा है अभिधम्म पिटक, जिसमें धर्मों का विशद विश्लेषण किया गया है। तो ये कुछ कुछ मूल बातें थी जो कि महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, पाली का जो प्रचार है वो केवल उत्तरी भारत में नहीं था, अपितु बर्मा, लंका, तिब्बत, चीन आदि देशों तक भी विकसित हुआ था। यानी कि जो पाली भाषा थी, जो भारत की प्रथम देशी भाषा कहलाती है, ये केवल हमारे भारत देश में ही नहीं बल्कि इसका प्रचार कहाँ कहाँ हुआ था? भारत के बाहर, बर्मा में, लंका में, तिब्बत में, चीन में आदि देशों में भी इसका विस्तार हुआ था। अब बात करते हैं अट्ट कथा की। कभी कभी परीक्षाओं में अट्ट कथा की बात की जाती है। तो ये जो अट्ट कथा है, इस साहित्य अट्ट कथा साहित्य के प्रणेता कौन है? बुद्ध घोष। तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए कि बुद्ध घोष ने अट्ट कथा साहित्य की रचना की थी। आगे देखेंगे कच्चायन व्याकरण, 7वीं शताब्दी का ये व्याकरण है। इसके रचयिता महाकच्चायन माने जाते हैं और कालक्रम में ये सर्व प्राचीन पाली व्याकरण है। तो कच्चायन व्याकरण जो है वो क्या है? सबसे पुराना, सबसे प्राचीन पाली का व्याकरण ग्रंथ है, 7वीं शताब्दी का, और जिसके रचयिता कौन है? महाकच्चायन। कच्चान व्याकरण को कच्चान गंध या सुसंधि कप भी कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न कभी कभी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कच्चान गंध या सुसंधि कप कहा जाता है किसे? कच्चान व्याकरण को। और इसके प्रणेता कौन है? महाकच्चायन। हम आगे चलेंगे जहां हम देखेंगे कि विभिन्न विद्वानों द्वारा पाली शब्द की व्युत्पत्ति निम्नलिखित ढंग से उन्होंने बताई है। इन विद्वानों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है तो आचार्य विधुशेखर जी से। आचार्य विधुशेखर ने जो व्युत्पत्ति बताई है पाली की वो है पंक्ति, पंक्ति से पत्ती, फिर पट्ठी, फिर पल्ली और फिर पाली। और इसी को क्रम को आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसा ही क्रम परीक्षाओं में पूछा जाएगा और पूछा जाता भी है। तो सबसे पहले क्या है? पंक्ति, पत्ती, पट्ठी, पल्ली और पाली, तब जा करके बाकी के जो आचार्य आप उनको एक बार पढ़ सकते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसी क्रम को हमेशा उलट फेर करके परीक्षाओं में देखा गया है। तो अच्छे से इसको देखिएगा। आगे देखेंगे पाली भाषा के प्रदेश को लेकर के, अर्थात कि किस प्रदेश में पाली भाषा का प्रयोग हुआ है, इस बात को लेकर के विद्वानों में काफ़ी मतभेद रहा है। यहाँ पे कुछ प्रमुख आचार्यों के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिन्होंने पाली शब्द का जो मुख्य प्रदेश है वो बताया है। जैसे ग्रियर्सन व राहुल सांकृत्यायन ने बताया है कि पाली जो है वो मगध की भाषा है। परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं इनसे, इसलिए अच्छे से देखिएगा। ग्रियर्सन व राहुल ने क्या बताया कि ये मगध देश की भाषा है, मगध प्रदेश की भाषा है। सुनीति कुमार चटर्जी ने बताया यह कि मध्य देश की यह बोली है पाली। वहीं उदय नारायण तिवारी जी ने बताया है कि यह मध्य देश की बोली है। तो मुख्यतः कहा जाए तो मध्य देश की बोली माना है सुनीति कुमार चटर्जी एवं उदय नारायण तिवारी जी ने। वहीं राहुल एवं ग्रियर्सन जी ने मगध देश की भाषा माना है पाली को।
सर्वसम्मति से विद्वानों ने पाली भाषा का प्रदेश मध्य प्रदेश की बोली को ही स्वीकार किया है और कई बार परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलता है, तो ध्यान दीजिएगा कि पाली भाषा का जो प्रदेश है वो मध्य प्रदेश माना गया है। आगे पाली भाषा की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं दी गई है, जिनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हम देखेंगे कि पाली में 3 लिंग होते हैं, 3 वाच्य तथा 2 वचन अर्थात एक वचन और बहुवचन केवल होता है, इसमें द्विवचन नहीं होता। ये सबसे बड़ी विशेषता है पाली भाषा की कि इसमें द्विवचन नहीं होता है, इसमें केवल 2 ही वचन होते हैं जो है एक वचन और बहुवचन, जबकि द्विवचन नहीं होता है। आगे हम देखेंगे प्रथम प्राकृत अर्थात जिसको हम पाली कहते हैं, इसके अंतर्गत ही अभिलेखी प्राकृत या शिलालेखी प्राकृत भी आता है। यहाँ अभिलेख एवं शिलालेख से आप समझ ही पा रहे हैं कि जिनको शिलाओं पर लिखा जाता है, तो प्रथम जो प्राकृत है इसके अधिकांश लेख शिलाओं पर अंकित होने के कारण इसकी संज्ञा इसको शिलालेखी प्राकृत के रूप में दी गई है, क्योंकि ये जो प्रथम प्राकृत की अवस्था है जिसको हम पाली कह रहे हैं वो अभिलेखी प्राकृत के नाम से या फिर शिलालेखी प्राकृत के नाम से जाना जाता है। और इसका कारण आपने देखा कि अधिकांश लेख किस पर लिखी गई है, शिलाओं पर लिखी गई है। आगे हम देखेंगे प्राकृत जिसको हम द्वितीय प्राकृत के नाम से जानते हैं। ये मध्यकालीन आर्य भाषा को ही प्राकृत के नाम से पुकारा गया है। ठीक है, तो जो मध्यकाल की जो आर्य भाषा है वो क्या थी, प्राकृत थी। कभी कभी इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि मध्यकालीन आर्य भाषा में कौन सी भाषा आती है, तो मध्यकालीन आर्य भाषा हमारी क्या थी, प्राकृत थी। आगे हम देखेंगे कि प्राकृत की जो उत्पत्ति है वो किस भाषा से हुई है, संस्कृत भाषा से हुई है। हमने सबसे पहले पढ़ा प्राचीन आर्य भाषा जिसमें संस्कृत भाषा आई, फिर हमने पढ़ा मध्य भारतीय आर्य भाषा जिसमें प्राकृत भाषा आई, और इसी प्राकृत भाषा को मध्यकालीन की आर्य भाषा भी कहते हैं। जैसे कि प्राचीन आर्य भाषा है संस्कृत, वैसे मध्यकाल की आर्य भाषा है प्राकृत। ठीक है, तो प्राकृत की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है, संस्कृत से हुई, यानी कि सबसे पहले क्या आया, संस्कृत, फिर पाली भाषा आई, तब जाकर के प्राकृत आई। ठीक है, इस प्रकार के भी क्रम पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, संस्कृत, पाली, प्राकृत, और आगे जाकर के हम अपभ्रंश के बारे में, इसकी जो तृतीय अवस्था है, तृतीय प्राकृत, वो क्या है, अपभ्रंश है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल हम क्या देख रहे हैं कि प्राकृत की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है, संस्कृत से हुई है। कि प्राय सभी विद्वानों के मत के आधार पर प्राकृत की उत्पत्ति किससे हुई है, तो प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। द्वितीय प्राकृत को अर्थात जो मध्य भारतीय आर्य भाषा थी उसको साहित्यिक प्राकृत के नाम से भी जाना जाता है। प्राकृत भाषाओं के विषय में सर्वप्रथम भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में विचार किया था। ये नेट की परीक्षाओं में कई बार पूछा भी गया है कि प्राकृत भाषाओं के विषय में सर्वप्रथम किस शास्त्र में या किस पुस्तक में विचार किया गया है, तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम प्राकृत भाषाओं के विषय पर विचार किया था। आगे है, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 7 मुख्य प्राकृत के नाम बताए और 7 गौण विभाषा की चर्चा भी की है, यानी कि मुख्य रूप से 7 प्राकृत है और 7 गौण विभाषा शामिल है प्राकृत में। प्राकृत व्याकरणों में यदि चर्चा की जाए तो सर्वप्रथम नाम वररुचि का आता है 7वीं शताब्दी का। वररुचि का प्राकृत प्रकाश जो व्याकरण ग्रंथ है प्राकृत का, ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है जिसमें 12 परिच्छेद है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है ये रचना कि प्राकृत प्रकाश के रचयिता कौन है, तो प्राकृत प्रकाश के रचयिता वररुचि है। 7वीं शताब्दी के ये आचार्य थे। वररुचि ने प्राकृत प्रकाश ग्रंथ में प्राकृत भाषा के कितने भेद बताए हैं, 4 भेद बताए हैं, जिसमें है महाराष्ट्री, पैसाची, मागधी और शौरसैनी, जिसको ट्रिक के लिए मैंने ऐसे लिखा है ममा पैसा, यानी कि महाराष्ट्री, मागधी, पैसाची और शौरसैनी। तो इसको इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं ममा पैसा से, जिसको वररुचि ने अपने प्राकृत प्रकाश में प्राकृत भाषा के 4 भेदों के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो प्राकृत भाषा के सबसे पहले 4 भेद बता दिए। किसने बताए, वररुचि ने बताए अपने प्राकृत प्रकाश ग्रंथ में। आगे देखेंगे कि हेमचंद्र ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ प्राकृत व्याकरण किसका ग्रंथ है, हेमचंद्र का बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है ये प्राकृत व्याकरण। कंफ्यूज मत होइएगा, प्राकृत प्रकाश वररुचि का है जबकि प्राकृत व्याकरण किसका है, हेमचंद्र का है। तो हेमचंद्र ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ प्राकृत व्याकरण में प्राकृत भाषा के 3 और भेदों की चर्चा की, जिसमें थी आर्षी यानी अर्धमागधी। आगे चल के हम अर्धमागधी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आर्षी यानी अर्धमागधी,
चूलिका पैसाची और अपभ्रंश, ये 3 जो भेद बताए वो हेमचंद्र ने बताए, प्राकृत व्याकरण में बताए, ठीक है, प्राकृत भाषा के बताए, ठीक है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। ये परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि प्राकृत का पाणिनि किस आचार्य को माना जाता है, तो हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्वाश्रय काव्य की रचना भी की थी। तो ये इस आधार पर हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। इन्होंने भट्टी के समान द्वाश्रय काव्य की रचना की, जिसमें व्याकरण के उदाहरण प्रस्तुत किए, अर्थात किसी व्याकरण का नियम जो होता है उसका उदाहरण के माध्यम से समझाया है, प्रस्तुत किया है हेमचंद्र ने। इसी कारण से हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि भी माना जाता है। हेमचंद्र की चूलिका पैसाची को ही आचार्य दंडी ने भूत भाषा कहा है। किस भाषा को भूत भाषा कहा है? तो चूलिका पैसाची को ही दंडी ने क्या कहा है? भूत भाषा कहा है। आगे देखेंगे। आचार्य दंडी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्यादर्श, काव्यादर्श किसका ग्रंथ है? तो दंडी का बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है काव्यादर्श। तो काव्यादर्श में दंडी ने महाराष्ट्री को सर्वोत्कृष्ट प्राकृत भाषा बतलाया है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न बनता है कि दंडी ने किसे सर्वोत्कृष्ट प्राकृत भाषा बतलाया है? तो महाराष्ट्री को दंडी ने सर्वोत्कृष्ट प्राकृत भाषा बतलाया है। आगे देखिए, महाराष्ट्री प्राकृत में लिखी गई कुछ साहित्यिक कृतियों को देखेंगे, जिसमें राजा जो हाल है, हाल की रचना है गाहा सतसई, जिसे हम गाथा सप्तसती के नाम से भी जानते हैं, जो कि महाराष्ट्री प्राकृत में लिखी गई है। हाल कवि की रचना है गाथा सप्तसती या गाहा सतसई। वही दूसरी महत्वपूर्ण रचना है हेमचंद्र की रचना है कुमारपाल चरित। तो कुमारपाल चरित हेमचंद्र कृत रचना है, जिसकी भाषा क्या है? महाराष्ट्री प्राकृत। तो ये जो 2 रचनाएं हैं, जो 2 साहित्यिक कृतियां हैं, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। कभी रचनाकार और रचना के नाम से पूछी जाती है कि इसके कवि कौन है या इसके लेखक कौन है, या फिर कभी ऐसा पूछा जाता है कि इसकी भाषा क्या है, तो महाराष्ट्री प्राकृत, या कभी कभी इसमें ऑप्शन में प्राकृत भी रहता है, तो आपको इसको इसके हिसाब से सही उत्तर देना है। आगे देखेंगे, सौरसेनी प्राकृत मूलतः सूरसेन या मथुरा के आसपास की बोली मानी जाती है। स्थान के बारे में भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में स्थान भी पूछा जाता है। तो सौरसेनी से ही आप ध्यान रख सकते हैं, ये सूरसेन या मथुरा के आसपास बोली जाने वाली बोली है सौरसेनी प्राकृत। आगे देखेंगे, सौरसेनी मूलतः नाटकों के गद्य की भाषा थी। तो सौरसेनी यदि प्रयोग की जाती थी तो किस लिए प्रयोग की जाती थी? नाटकों के गद्य को लिखने के लिए सौरसेनी का प्रयोग किया जाता था। पैसाची प्राकृत को पैशाचिकी, पैशाचिका, ग्राम्य भाषा, भूत भाषा, भूत वचन, भूत भाषित आदि नामों से भी पुकारा जाता है। तो इन नामों को आप ध्यान रखिएगा। पैसाची प्राकृत के लिए ये सभी नामों का प्रयोग किया जाता है। क्या क्या? पैशाचिके, पैसाचिका, ग्राम्य भाषा, भूत भाषा, भूत वचन और भूत भाषित। आगे हम देखेंगे कि ग्रियर्सन ने पैसाची भाषा को दर्द से प्रभावित बतलाया है। कभी कभी परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलता है कि पैसाची किससे प्रभावित है ग्रियर्सन के आधार पर? तो दर्द से, ठीक है। आगे देखेंगे, मागधी प्राकृत जो है वो मगध देश की भाषा रही है। कहाँ की भाषा रही है मागधी प्राकृत? तो मगध देश की भाषा रही है। आगे हम अर्धमागधी प्राकृत के बारे में देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को, जिसमें है अर्धमागधी का प्रयोग मुख्यतः जैन साहित्य में हुआ है। तो अर्धमागधी का प्रयोग मूलतः किसमें हुआ है? जैन साहित्य को लिखने में किया गया है। जैनियों ने अर्धमागधी को आर्ष, आर्षी, ऋषि भाषा या आदि भाषा के नाम से भी अभिहित किया है। तो जैनियों ने अर्धमागधी को क्या क्या नाम दिया है? आर्ष, आर्षी, ऋषि भाषा या आदि भाषा। कभी कभी परीक्षाओं में इन नामों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अब आगे हम मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी भाषा को देखेंगे, तृतीय प्राकृत, जिसको हम अपभ्रंश के नाम से या तृतीय प्राकृत के नाम से जानते हैं। अपभ्रंश जो भाषा है ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी मानी जाती है। कौन सी भाषा? अपभ्रंश भाषा। कब की कड़ी? मध्यकाल की और आधुनिक काल के
जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनके बीच की कड़ी मानी गई है। इसलिए विद्वानों ने अपभ्रंश को एक संधिकालीन भाषा के नाम से भी पुकारा है। तो अपभ्रंश को कौन सी भाषा के नाम से जाना जाता है? संधिकालीन भाषा। क्यों? क्योंकि ये मध्यकाल और आधुनिक काल के बीच की कड़ी भी है अपभ्रंश। अब देखिए, यही जो अपभ्रंश भाषा है इसको संस्कारच्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को ही अपभ्रंश के नाम से भी पुकारा गया है। इसकी संज्ञा दी गई कि अपभ्रंश कैसे शब्द होते हैं, तो भ्रष्ट होते हैं, अशुद्ध होते हैं, संस्कारच्युत होते हैं, टूटे फूटे होते हैं। इस प्रकार की जो भाषा है वो अपभ्रंश भाषा है। आगे हम देखेंगे जो अपभ्रंश शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। किसमें मिलता है? पतंजलि के महाभाष्य में, जिसमें भाष्यकार ने अपभ्रंश का प्रयोग अप शब्द के समानार्थक रूप में किया है। यानी कि इन्होंने भी इसे क्या कहा है कि यह भ्रष्ट भाषा का शब्द है, भ्रष्ट शब्द है। तो इस प्रकार अप शब्द और अपभ्रंश इन दोनों को एक दूसरे का पूरक बताया है, समानार्थक बताया है। अपभ्रंश के सबसे प्राचीन जो उदाहरण है वो मिलते हैं हमें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में, जिसमें अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा गया है। तो भरत मुनि ने भी अपने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश को क्या कहा है? विभ्रष्ट भाषा कहा है। तो इस प्रकार से भी इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसे विभ्रष्ट या अपशब्द या इसके समानार्थक रूप में जाना जाता है, किस भाषा को? तो अपभ्रंश भाषा को जाना जाता है। और देखिए, साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोस मेरे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है। आपको महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ाया जाता है, बतलाया जाता है, परीक्षा की तैयारी अच्छे से करवाई जाती है ताकि कम समय में अधिक से अधिक आप तैयारी कर पाए। इसलिए महत्वपूर्ण विषयों को ही मैं बताती हूँ, जिसे आप अगर अच्छे से पढ़े तो आप किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो, आप इसमें जरूर सफल होंगे। तो चलिए हम आगे देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश के बारे में क्या कहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश जो नाम है वो पहल बल्भी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। तो देखिए, यहाँ पे ये जो अपभ्रंश नाम आया ये सबसे पहले बल्भी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसको रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में उद्धृत किया है। और ये पंक्तियाँ कई बार नेट की और विभिन्न परीक्षाओं में पूछी गई है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। आगे देखेंगे भामा ने काव्यालंकार, मुख्यतः भामा का जो ये ग्रंथ है इसलिए मैंने इसको टिक किया है कि काव्यालंकार भामा का ग्रंथ है और परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे देखेंगे आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को ण भाषा भी कहा है। क्या भाषा कहा है? ण भाषा कहा है। किसे? अपभ्रंश को। आगे देखेंगे दंडी की जो रचना है वो क्या है? काव्यादर्श। आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में अपभ्रंश को आभीर भी कहा है। क्या कहा है अपभ्रंश को? दंडी ने आभीर कहा है। अपभ्रंश को विद्वानों ने विभ्रष्ट, आभीर, अवहंस, अवहट्ट, पंचमंजरी, अवहत्थ, औहट, अवहट आदि नामों से भी पुकारा है। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। अवहंस, अवहट, विभ्रष्ट, आभीर आदि शब्द किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो अपभ्रंश के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे हम अपभ्रंश भाषा की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को देख लेंगे। तो अपभ्रंश भाषा को उकार बहुला भाषा कहा गया है। क्या भाषा कहा गया है? उकार बहुला, अर्थात उकार की मात्रा अधिक पाई जाती है अपभ्रंश में। अपभ्रंश वियोगात्मक होती है, अर्थात अपभ्रंश में विभक्तियों के स्थान पर स्वतंत्र परसर्गों को लगाने का चलन है या प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? विभक्तियों के स्थान पर परसर्ग अधिक लगते हैं। अपभ्रंश में दो वचन ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन, और दो ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी अपभ्रंश भाषा की। आगे देखेंगे अवहट अपभ्रंश का ही परवर्ती या परिवर्तित रूप है। तो परवर्ती रूप क्या है अपभ्रंश भाषा का? अवहट। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि अपभ्रंश का परवर्ती या परिवर्तित रूप क्या है? तो अवहट है। आगे देखेंगे डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को अवहट कहा है, क्योंकि अपभ्रंश जो है वो मध्य भारतीय आर्य भाषा कालीन
अंतिम भाषा है अपभ्रंश और शुरुआत उसके बाद किसकी हो जाती है, आधुनिक भाषा की। तो सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को क्या कहा है, अवहट्ट कहा है। अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले थे ज्योतिरीश्वर ठाकुर। इन्होंने अपने वर्ण रत्नाकर में अवहट्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि किसने सर्वप्रथम अवहट्ट शब्द का प्रयोग किया है और किस पुस्तक में किया गया, ये भी पूछा जाता है। तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने किया है अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ण रत्नाकर में। इस प्रकार हमने पूरी तरीके से मध्य देशीय मध्य भारतीय जो आर्य भाषा थी उनको पढ़ लिया है। अब मध्य भारतीय के बाद हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को पढ़ेंगे और ये हमारा अंतिम पड़ाव है भारतीय आर्य भाषाओं को पढ़ने का। बात करें आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की तो इसका विकास किससे हुआ है, अपभ्रंश से ही हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम जो वर्गीकरण करने वाले थे वो थे डॉक्टर AFR हार्नले। हार्नले का नाम इन आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को वर्गीकृत करने में लिया जाता है। हार्नले ने इन्होंने 1880 ईस्वी में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण कर दिया था। हार्नले ने मुख्यतः इन आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 4 वर्गों में विभाजित किया है। तो ये 4 वर्गों की बात आप याद रखिएगा। आगे जो बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तुएं हैं मैं बस उनको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने अपने अपने ढंग से ये आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विभाजन किया है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो एक बार वीडियो को रोक करके इसको पढ़ लें, हम आगे चलेंगे। जैसे हार्नले के अनुसार पूर्वी गॉडियन, पश्चिमी गॉडियन, उत्तरी गॉडियन, दक्षिणी गॉडियन ये सभी है। इनके अलावा जॉर्ज ग्रियर्सन, सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा इन सभी के नाम आते हैं इनके वर्गीकरण में। लेकिन जो सर्व प्रमुख और सर्वमान्य जो विचारधारा है इन भारतीय आर्य भाषाओं के वर्गीकरण की, हम उसे देखेंगे। इनमें भोलानाथ तिवारी जी का वर्गीकरण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, जिन्होंने क्षेत्रीय तथा संबंध अपभ्रंशों के आधार पर अपना वर्गीकरण निम्न ढंग से प्रस्तुत किया है। ये कुछ अपभ्रंश के नाम हैं और ये आधुनिक आर्य भाषाएं हैं जो इस अपभ्रंश से निकली है। जैसे सौरसेनी अपभ्रंश जो है जिसको हम मध्यवर्ती के रूप में भी जानते हैं, तो सौरसेनी अपभ्रंश से निकलने वाली आधुनिक भाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी एवं गुजराती। वही मागधी यानी कि पूर्वीय जो अपभ्रंश है उससे बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया निकली है। अर्धमागधी अपभ्रंश से जिसको हम मध्य पूर्वीय भाषा भी के रूप से जानते हैं, जिसको हम मध्य पूर्वीय क्षेत्र के रूप से जानते हैं, इससे पूर्वी हिंदी निकली है। महाराष्ट्री से मराठी निकली है। ब्राचड़ पैसाची से जो कि पश्चिमोत्तर क्षेत्र की है, इससे सिंधी, लहंदा तथा पंजाबी भाषाएं निकली हैं। तो परीक्षा में अक्सर ये पूछा जाता है कि ये भाषा किस अपभ्रंश से निकली है। कोई भी भाषा इनमें से दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि इसका जो अपभ्रंश है वो क्या है। तो इस प्रकार हमने आज बहुत महत्वपूर्ण जो भारतीय आर्य भाषा थी, जिसमें हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्य देशीय भारतीय आर्य भाषा, जिसमें हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा एवं आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषाओं को पूरा पढ़कर समाप्त कर लिया है। जिसमें हमने पाली, प्राकृत, अपभ्रंश इन तीनों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य की उत्पत्ति, हिंदी की बोलियाँ एवं लिपियों के बारे में। तो चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में हिंदी की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।